Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of heat and thermodynamics, which is laws of thermodynamics. इससे पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि laws of thermodynamics हमारे पास 4 laws हैं, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन क्या है, पीछे भी हमने ये पढ़ी है कि अगर हमारे पास 3 सिस्टम है, सिस्टम हम ले लेते हैं ए, बी और सी. अगर ए इज़ इक्वल टू सी है और बी भी इक्वल है सी के, तो इट मीन्स ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. इस लॉ को हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं. व्हेन टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम सेपरेटली विद द थर्ड सिस्टम सी. सेपरेटली थर्मल एक्विलिब्रियम का मतलब है कि ए भी इक्वल है सी के और बी भी इक्वल है सी के. देन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो इसका मतलब है ए और बी भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, दोनों आपस में थर्मल एक्विलिब्रियम में. तो इस लॉ को हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं. इसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं. अब हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने गैस का सिस्टम लिया है. 2 सिस्टम हमने लिए हैं ए और बी गैसेस के, विच आर आइसोलेटेड फ्राम वन अनदर एंड द इन्वायरमेंट. अब आइसोलेटेड होने का क्या मतलब है कि ना तो एक्सटर्नल कोई एजेंसी इनके ऊपर फोर्स इंसर्ट कर रही है, ना ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. तो हमने ऐसे एक आइसोलेटेड यानी सेपरेट पड़े हुए 2 सिस्टम्स ले लिए गैस के, ए और बी. अब ये दोनों सिस्टम्स हम रखेंगे जब हमने इनकी थर्मल एक्विलिब्रियम या इनके आपस में रिलेशन चेक करना है. तो जैसे हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं कि 2 चार्जेस हैं, चार्जेस के दरमियान कोई स्पेस, कोई मीडियम होता है. इसी तरह इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान भी कोई मीडियम होगा. तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, हमने गैसेस के कंसिडर किए हैं 2. दोनों सिस्टम्स आइसोलेटेड है. आइसोलेटेड का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके ऊपर फोर्स इंसर्ट नहीं कर रही. फर्दर हम ये भी कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिहाज से भी आइसोलेटेड है और इन्वायरमेंट के लिहाज से भी. Consider 2 systems A and B which are isolated from one another and the environment. The system is set in thermal equilibrium in which pressure, volume, temperature and amount of substance have definite value and remain constant until external conditions are unchanged. अब system की जो external conditions हैं उनको change किए बगैर अगर हम देखें दोनों सिस्टम्स का, तो इनका जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम्स क्या हैं, ना तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगा रही है, ना ये दोनों सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट शोज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम स्टेट इन वन सिस्टम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वॉल सेपरेटिंग दैम. अब जैसे मैंने पीछे बताया है कि कूलम्स लॉ में जैसे हम 2 चार्जेस डिस्कस करते हैं और उनके दरमियान हम कहते हैं कोई मीडियम है, इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों सिस्टम की जो एक्विलिब्रियम स्टेट है वो किस पर डिपेंड करेंगे कि उनके दरमियान जो सेपरेटिंग वॉल है उसकी क्या नेचर है. अब ये जो सेपरेटिंग वॉल यानी उनके दरमियान जो सेपरेशन वाला मीडियम होगा, ये 2 तरह का है, एक कंडक्टिंग और दूसरा इंसुलेटिंग. इंसुलेटिंग वो होता है जिसमें से करंट चार्जेस फ्लो नहीं करते, उन ऐसे मटीरियल्स को हम इंसुलेटर कहते हैं. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से चार्जेस या करंट फ्लो कर जाए. तो एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक 2 तरह की वॉल्स हैं. ये हम लोगों ने फिगर में यहाँ पे एक्सप्लेन किया. एक सिस्टम ए लिया हुआ है गैसेस का, दूसरा सिस्टम बी लिया हुआ है. दोनों सिस्टम ना तो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी दोनों हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं. इनके दरमियान जो इनको सेपरेट करने के लिए हमने वाल यूज़ किया है वो हमारे पास 2 तरह की वाल्स हो सकते हैं, एडियाबैटिक वाल और डायाथर्मिक वाल. एडियाबैटिक वाल इंसुलेटिंग है और डायाथर्मिक वाल कंडक्टिंग है. अब अगर हम देखते हैं कि एडियाबैटिक वाल है हमारे पास, व्हेन वाल इज़ एडियाबैटिक बिटवीन सिस्टम ए एंड बी, द थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट्स फॉर सिस्टम ए एंड सिस्टम बी में को एग्जिस्ट एज एक्विलिब्रियम स्टेट फॉर एनी अटेनेबल वैल्यू. जब दोनों सिस्टम के दरमियान इंसुलेटिंग यानी एडियाबैटिक वाल है, तो इसके जो थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये दोनों एक इकट्ठे ही जो है वो एक्विलिब्रियम स्टेट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे. तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे एक्विलिब्रियम स्टेट पे और कोई ना कोई वैल्यू अटेन कर लेंगे. अगर हम कंसिडर करते हैं कि दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो वाल है वो डायाथर्मिक वाल है. डायाथर्मिक वाल मीन्स कंडक्टिंग है. इसका मतलब ए से पार्टिकल्स बी की तरफ जा सकते हैं, बी से पार्टिकल्स ए की तरफ जा सकते हैं. अब पार्टिकल्स को हम यहाँ पे कह रहे हैं यूज़ करना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी दोनों सिस्टम्स आपस में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं.
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप लोग के पास एक जग से आप ग्लास में पानी डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रैपिडली जो है वो पानी ग्लास में जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास एक बबल्स का सिस्टम ले लें कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं और नीचे उसके हमने एक कंटेनर रखा हुआ है जो खाली है। अब उस कंटेनर से अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा आप होल करें तो उस होल से बबल्स रैपिडली गिरना शुरू हो जाएंगे दूसरे कंटेनर के अंदर। लेकिन अगर दूसरा कंटेनर भी फुल हो जाए तो वो उस वाले ऊपर वाले कंटेनर से जो बबल्स का गिरना है वो कम होता जाएगा। तो इसी तरह जो एनर्जी का एक्सचेंज है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी जाती है, जैसे किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो अगर कोई एनर्जी का एक्सचेंज है वो शुरू में बहुत तेज़ होता है और फिर आप देखेंगे कि वो स्लो होता चला जाता है। तो इसी तरह से जब दो सिस्टम्स के दरमियान हमारे पास जो सेपरेटिंग वाल है वो डायाथर्मिक वाल है। When two systems are placed in contact through diathermic wall, the exchange of energy take place. The change are rapid at first. शुरू में बहुत तेज़ी से जो है वो ये एनर्जी चेंज होगी, लेकिन उसके बाद वो स्लोअर कम होती होती कांस्टेंट हो जाएगी। फिर टाइम्स गोज ऑन, यानी थोड़ी देर बाद, until मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर अटेन्स कांस्टेंट वैल्यू। अब थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो कम होता होता ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में वो दोनों सिस्टम्स भी थोड़े टाइम के बाद एक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर दो सिस्टम्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो एडियाबैटिक वाल हो, एडियाबैटिक वाल के ज़रिए से हम दोनों सिस्टम्स को सेपरेट करें तो वो दोनों सिस्टम जल्दी से कोएग्जिस्ट यानी इकट्ठे एक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेंगे। यानी दोनों के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा और दोनों किस कंडीशन में होंगे, एक्विलिब्रियम स्टेट में। लेकिन अगर दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डायाथर्मिक वाल यानी कंडक्टिंग वाल है, तो इस केस के अंदर दोनों सिस्टम्स में क्या एक्सचेंज होना है, एनर्जी का एक्सचेंज। जो शुरू में बड़ी तेज़ी से एनर्जी का एक्सचेंज होगा फिर स्लो होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी दोनों सिस्टम्स की एनर्जी हम कहेंगे सेम होगा। एनर्जी का एक्सचेंज तब तक ही होगा जब तक दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा। जैसे दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी फिर एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो इसी तरह पहले तो रैपिडली दोनों सिस्टम्स में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, फिर स्लो होते होते दोनों सिस्टम्स के जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेंगे और इस केस में ये सिस्टम किस में आ जाएगा, थर्मल एक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एडियाबैटिक वाल और डायाथर्मिक वाल के केस में हम लोगों ने एक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट दैट मोमेंट द टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेट इन थर्मल एक्विलिब्रियम। दोनों सिस्टम्स को हमने क्या कह दिया कि वो कौन से स्टेट में है, थर्मल एक्विलिब्रियम में है। अब हम इमेजिन करने लगे हैं एक तीसरा सिस्टम जो कि हमारी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की रिक्वायरमेंट है। दो सिस्टम हमने कंसिडर किए हैं, ए और बी सेपरेटेड हैं दोनों एक दूसरे से। एडियाबैटिक वाल भी हो सकती है, डायाथर्मिक वाल भी हो सकती है, लेकिन उन तीनों को हम लोग दोनों सिस्टम्स को ए और बी को हमने आपस में सेपरेट किया हुआ है किस वाल के ज़रिए से, एडियाबैटिक वाल से। अब हम लोगों ने उसका कंटेक्ट लाना है एक तीसरे सिस्टम सी के साथ। अब आपस में तो हमने ये बात कर ली कि ए और बी हम जानते हैं कि दोनों के दरमियान एडियाबैटिक वाल होगी। तो एडियाबैटिक तो इंसुलेटिंग, इट मीन्स दोनों इकट्ठे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्विलिब्रियम स्टेट में। अब एक तीसरा सिस्टम रख रहे हैं हम लोग, सिस्टम सी। अब वो सिस्टम, उस सिस्टम सी और इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो एडियाबैटिक वाल भी हो सकती है और वो कंडक्टिंग वाल भी हो सकती है। Now imagine two systems A and B are separated from each other by adiabatic wall, but each in contact with the third system C through diathermic wall, such as whole assembly is surrounded by adiabatic wall. अब ये हमने दोनों सिस्टम रखे हैं, सिस्टम ए और बी, दोनों फिगर्स में देखें ए और बी के दरमियान जो सेपरेशन है वो कौन सी वाल के ज़रिए से हो रही है, एडियाबैटिक वाल। लेकिन सिस्टम सी के साथ अगर हम अपनी सेपरेशन देखें तो वो हमने दोनों वाल्स के ज़रिए से की है, एक दफ़ा डायाथर्मल वाल और दूसरी दफ़ा एडियाबैटिक वाल। अब इस केस में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट शोज दैट द टू सिस्टम विल कम टू थर्मल एक्विलिब्रियम विद द थर्ड एंड नो फर्दर चेंज विल अकर इफ़ एडियाबैटिक वाल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय डायाथर्मिक वाल। अगर हम दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो एडियाबैटिक वाल है उसको डायाथर्मल वाल से रिप्लेस कर दें तो हम देखते हैं कि सिस्टम बहुत जल्दी एक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेते हैं। इफ़ इंस्टेड ऑफ अलो बोथ सिस्टम्स ए एंड बी टू कम टू एक्विलिब्रियम
with C at the same time, we first have equilibrium between A and C and then equilibrium between B and C. अब अगर हम चाहते हैं कि तीनों सिस्टम्स एक दूसरे के लिहाज से एक्विलिब्रियम स्टेट में, तो पहले हमें सिस्टम A को एक्विलिब्रियम स्टेट में लाना पड़ेगा सिस्टम C के लिहाज से, फिर हमें सिस्टम B को एक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा सिस्टम C के लिहाज से. तो ये हमारा वही ज़ीरोथ लॉ की कंडीशन, अगर A इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ इक्वल टू C हो जाएगा तो हमारा ऑब्वियसली बात है कि A इज़ इक्वल टू B हो जाएगा. When A and B are both into communication through a diathermic wall, they will be found in thermal equilibrium. जब A और B दोनों आपस में किस वाल के ज़रिए से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायथर्मिक वाल के ज़रिए से, तो ऑब्वियसली बात है पहले एनर्जी का एक्सचेंज करने के बाद वो कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, थर्मल equilibrium कंडीशन में. It means that the two systems are in the state such that if the two are connected through diathermic wall, the combined system would be in thermal equilibrium. तो अगर सिस्टम्स इस तरह से है कि दो को हमने डायथर्मिक वाल के ज़रिए से कंटेक्ट किया हुआ है, दो को हमने एडियाबैटिक वाल्स के ज़रिए से, तो वो सिस्टम थर्मल एक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अब इन सारे एक्सपेरिमेंट, इस सारे फैक्ट से हमें क्या पता चला कि हमने ये जो 3 सिस्टम वाली बात की, 3 सिस्टम में हमने कहा कि 3 सिस्टम हमने रखे हैं, हम उनके दरमियान एडियाबैटिक वाल भी रख रहे हैं, हम उनके दरमियान डायथर्मिक वाल्स भी रख रहे हैं. अब हमने कहा कि अगर तीनों सिस्टम्स हम चाहते हैं कि वो थर्मल एक्विलिब्रियम में हों, तो पहले सेपरेटली हमें A को C के साथ थर्मल एक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, B को C के साथ लाना पड़ेगा. इट मीन्स अगर ये दोनों C के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे तो A और B दोनों किस में होंगे, थर्मल एक्विलिब्रियम में. अगर एडियाबैटिक वाल रखेंगे तो वो को एग्जिस्ट यानी इकट्ठे जल्दी से आ जाएंगे थर्मल एक्विलिब्रियम में. अगर डायथर्मिक वाल रखेंगे तो पहले एनर्जी का एक्सचेंज होगा, फिर वो उसके जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वो थर्मल एक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. अब इन फैक्ट से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, 2 सिस्टम इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद ईच अदर. अगर 2 सिस्टम आपस में थर्मल एक्विलिब्रियम में है तो तीसरे सिस्टम के लिहाज से भी वो कौन से कंडीशन में होंगे, थर्मल एक्विलिब्रियम में. दिस वाज अ स्टेटमेंट ऑफ अवर ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड वी प्रूव इट. थैंक्स फॉर लिसनिंग.